बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद हैं सईद बलोच साहब। सईद बलोच साहब, आपने भी व्लॉग किया, मैंने भी गुज़श्ता व्लॉग किया है। जो ADCR हैं सियालकोट के, उनके हवाले से करप्शन की जो फाइलें खुल चुकी हैं और उसमें बड़े बड़े नाम निहाद शुरफा के नाम सामने आए और ADCR का डायरेक्टली मुबैना तौर पर यह बताया जा रहा है कि ख्वाजा आसिफ साहब के साथ उनका लिंक जो है वो जुड़ गया है। वो एनोस, वो जो निजी होस्टिंग सोसाइटी, फिर वहाँ वो फ्रंट मैन, एक गाड़ियों का जो शोरूम है जो गाड़ियों का कारोबार करता है, उसका जो फ्रंट मैन है, उसमें ये ADCR ने उस गाड़ियों के शोरूम में पैसे इन्वेस्ट किए हुए, और जो गाड़ियों का कारोबार करता है वो ख्वाजा आसिफ का फ्रंट मैन है। मुबैना तौर पर ये बताया जा रहा है। अब ये बताया जा रहा है जी कि उसका आज पेशी थी, उसकी अदालत के सामने 4 रोज़ा मजीद जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। और ख्वाजा आसिफ बड़े फिड़क रहे हैं, पंजाबी में क्या कहते हैं यार, फड़क रहे हैं, फिड़क रहे हैं कि यार ये तो सारा कुछ जो है ना वो मेरे पास, मैं इसका ताने बाने मुझ तक मिल रहे हैं। और वो इस्तीफे की बात गश्त, वो सारी कहानियाँ आपने भी बयान की है, मैंने भी अपने गुज़श्ता व्लॉग में बयान की है। उसके साथ जरदारी के गिर्द यार जाल बड़ी तेजी से बुना जा रहा है, बल्कि जरदारी साहब को उस जाल में फंसा दिया गया है। जरदारी साहब फंस गए। वो कहते हैं कि जो किसी के लिए गड़ा खोदता है खुद उसी में गिरता है। आज जो मलिक रियाज हुसैन, जो बिजनेस टाइकून है पाकिस्तान के, प्रॉपर्टी से उनका ताल्लुक है, उनकी कुछ जायदादों की नीलामी हुई है और उस नीलामी में एक नया नाम सामने आया है जी, मुसव्वर अब्बासी साहब है। कोई आप जानते हैं मुसव्वर अब्बासी साहब को? नाम सुना है वैसे। नाम सुना है। इस्लामाबाद की सहाफती कम्युनिटी में जब परतें खुलेंगी, जब वक्त बदलेगा, तो फिर शायद सामने आए कि ये किसके मिट्ठू है। काले चैनल वाले की हाँ, बात यही बात मैंने सुना है कि आजाद काले चैनल वाले मुसव्वर अब्बासी साहब ने, उनका नाम भी मुसव्वर अब्बासी है। तो वही नहीं, आजाद चैनल, डिजिटल चैनल वालों ने लगाया है ना जी कि जो बोली में सबसे अहम जो है वो नंबर 1 पर ये है आजाद डिजिटल चैनल के CEO मुसव्वर अब्बासी साहब। वैसे ठीक है, अब कितने टैक्स कितना देते हैं? चले इस पर बात करते हैं, नाज़रीन के सामने रखते हैं ये कहानी सारी। जी जी। अच्छा, ये हो गया। दूसरा, NFC अवार्ड को वो मुकर गए जी। 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से जरदारी साहब ने कहा कि ये नहीं हो सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब रजा रब्बानी साहब से मिल रहे हैं, क्योंकि रजा रब्बानी साहब कह रहे हैं कि मैं चैंपियन हूँ और ये 18वीं आईनी तरमीम मैंने पेश की थी और ये क्रेडिट मेरा है, ये किसी सूरत में होने नहीं दूंगा, मेरी लाश पर से गुजरना होगा। तो वो उन्हें मना भी रहे हैं, कह रहे हैं कि ठीक है जी, कर दो, पोला पोला कर दो जनाब। ये सारी कहानी क्या है यार, मुझे ये बताए। अच्छा, फिर एक और जो स्टाम्प पेपर की चुटकी बजाने की देर है जी, इमरान खान साहब की रिहाई, ये भी कहानी आपके सामने रखेंगे। क्या है, ये भी एक नई बात सामने आई है जी, क्या स्टाम्प पेपर वाली। बिस्मिल्लाह कहाँ से करेंगे आप? बहुत शुक्रिया बशारत राजा साहब। देखें, पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर उसी मंझधार में आकर फंसी है, जो हर बार उसी जगह, उसी मकाम पर, उसी वक्त, हर बार जहां पर वो कश्ती आके फंसती है। और हैरानी की बात यह नहीं है कि फंसाने वाले बहुत शातिर और चालाक हैं, बल्कि अफसोस इस बात का है कि फंसने वाले इंतहाई अहमक और बेवकूफ। ये जुमला है। क्योंकि आप देखें कि हमारे सियासतदान नवाज शरीफ साहब को माशाल्लाह 6 आर्मी चीफ लगाने का एजाज है। हाँ जी, बिल्कुल। सबसे ज्यादा इमरान खान साहब को एक भी नहीं है। इमरान खान साहब को नहीं है। जरदारी साहब को एक नहीं, कोई नहीं लगाया। उनके दौर में लगे थे ना, मोहतरमा के दौर में लगे थे। जरदारी साहब के दौर में कियानी साहब तो नहीं लगे थे। कियानी साहब लगे थे ना सर, मुशर्रफ साहब छोड़े गए, जब छोड़ गए उनकी उस वक्त PP की हुकूमत। कियानी साहब लगे। तो कियानी साहब एक गालबन उनको है, बेनजीर भुट्टो साहिबा को भी शायद 1 या 2 का एजाज हासिल होगा, लेकिन सबसे ज्यादा नवाज शरीफ साहब को 6 आर्मी चीफ लगाने का एजाज। और 6 आर्मी चीफ लगाने के बावजूद आप 3 बार सदर वजीर आजम भी रहे, और उसके बावजूद अगर आपको एस्टेब्लिशमेंट की नबज पढ़नी ना आती हो तो फिर आप इंतहाई नालायक और अहमक है। मैं माजरत के साथ मियाँ साहब की कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक अमूमी बात कर रहा हूँ, मियाँ साहब को भी नहीं, एक जनरल बात कर रहा हूँ। एक बंदा जिसने 6 आर्मी चीफ लगाए हों और उसके एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े तलख ताल्लुकात भी रहे हों, उसकी हुकूमत ख़त्म करने का भी इल्ज़ाम वो लगाता हो। ख़ास तौर पे 1999 में जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने तख्ता उल्टा, फिर तैयारा साजिश केस बनी, फिर उसमें नवाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान को जलावतन किया गया। उसके पीछे चले जाएं तो 90 की दहाई में, उससे पहले जो कुछ होता रहा, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत 2-2.5 साल 1.5 साल के बाद हुकूमतें तब्दील होती रहती थी। तो ये इतने तलख आपके तजर्बात हों
और उसके बावजूद आप आके दोबारा उसी जगह, उसी अंदाज में, उसी कड़की के अंदर आके अपना पाँव रख दें, तो मुझे बताएं बशारत राजा साहब, फिर आपकी सजा क्या होनी चाहिए? फिर सजा उनकी तो बनती है जो आपको फंसाते हैं, आदि मुजरिम है वो भी, लेकिन सवाल यह है कि आपकी सजा क्या होनी चाहिए? इसका मतलब यह है कि अब एक तो होता है ना कि आप गलती में कहीं मारे जाते हैं, नहीं, असल में अब आपको भी ना शौक हो गया, चस्का पड़ गया है कि मैं इस तरीके से फंसूं और मुझे इस तरीके से फिर सजा हो, फिर एक कहानी चले, फिर एक करप्शन का स्कैंडल खुले और उसके बाद 2-3 साल 4 साल आपको इसी तरह रगड़ा लगे, फिर आप जिला वतनी इख्तियार करें और चंद साल बाहर रहें, वहाँ बैठ के फिर जिसके खिलाफ आपने तकरीर करनी है उसी से इजाज़त लेके आप तकरीरें करें और फिर वतन वापस आएँ मुआहदे करके और यहाँ आके फिर आप अपनी हुकूमत करें। तो ये सिलसिला चल रहा है। तो अब यहाँ पर हमारी इस्टेब्लिशमेंट एक बार फिर मुतहरिक हो चुकी है, एक बार फिर सियासतदानों को फंसाने का तरीका शुरू हो चुका है। जो खबरें कल से सामने आ रही हैं मोहम्मद मालिक साहब की खबर ब्रेक करने के बाद, मैं उसमें से किसी एक खबर की भी हिमायत नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूँ कि अभी धांधली के इल्ज़ामात हैं, मुकदमात अदालतों में हैं, इमरान खान साहब अवाम और अदालतों में लीगल फोरम पर हैं, अभी तक उन्होंने हुकूमत के हवाले से कोई ऐसा फ़ैसला नहीं किया कि जाओ ख़त्म कर दो, गिरा दो, निज़ाम को हम नहीं मानते। आइनी कानूनी फ्रेमवर्क के अंदर रह के सारी जिद्दोजहद कर रहे हैं। तो जब इमरान खान साहब ये कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनकी लड़ाई सियासी मुखालफिन के साथ ज़रूर है, लेकिन वो सियासी लड़ाई को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील नहीं कर रहे। तो यहाँ फिर सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ साहब हों या आसिफ जरदारी साहब हों, वो उनको एक बार फिर बाजू मरोड़ के जेली मुकदमात में और ये सारी किस्सा कहानी उनके खिलाफ घड़ना, एक बार फिर मीडिया मुहिम चलाना, मैं तो इसकी हिमायत नहीं करूँगा। हाँ, ये फार्म 47 के ज़रिए आए हैं, मानते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक जमहूरी जो मैदान है उसके अंदर, सियासी जमहूरी मैदान के अंदर रहते हुए ये जिद्दोजहद इन सियासतदानों के खिलाफ होनी चाहिए। और इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हुकूमत माने ना माने वो एक अलग बात है, लेकिन सियासी तरीका, जमहूरी आइनी और जो एक दुनिया में एक राइज है तरीका से मुख्तलिफ जमहूरियतों के अंदर, तो वहाँ वो भी इसी तरह है। तो उसमें इमरान खान साहब भी हैं तो ये भी हैं, लेकिन अब इनके खिलाफ जो एक बार फिर प्रोपेगेंडा मुहिम, करप्शन, साजिश, सब कुछ, तो मैं तो कम अज़ कम इसको सपोर्ट नहीं करूँगा। दूसरी, क्योंकि ये नेक नियति पर मबनी नहीं है। नेक नियति पर मबनी वो मुकदमात थे जिसमें शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ फर्द जुर्म आयद होना थी, उस रोज़ उनको वज़ीर आज़म का हल्फ उठवा दिया गया। 3,500 सफ़ात पर मुश्तमिल तहकीकाती रिपोर्ट थी, लेकिन तफ्तीशी भी मशकूक हालात में मारा गया। इसके अलावा जो गवाहान बने थे, जो दीगर शरीक मुल्ज़मान थे, जो शहबाज शरीफ साहब के लिए फंदा टाइट कर सकते थे, वो सारे भी मशकूक हालात में मारे जाते हैं। तो ये वो चीजें थी जो ओपन एंड शट केस था। अब ये जो सईद बलोच साहब ये सारी बात करने का मकसद जो है ना मेरा, ये है कि सियासतदानों को फिर जेली मुकदमात में फंसा कर सजाएं देना, ये सारा कुछ करना, ये किसी सूरत में कबूल नहीं है। कल तक हम ये कहते थे कि यार ये हमारे लिए, कम से कम बतौर साफी मेरे लिए, हम कल ये रिपोर्ट कर रहे थे, 2 दिन कबल ये रिपोर्ट करते जी पीटीआई मातूब है, और आज हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि अब सारा मामला उधर से पॉलिसी शिफ्ट इधर हो गई है। देखिए, पॉलिसी शिफ्ट नहीं है, ये मुकदमात के हवाले से इमरान खान साहब भी इंदिया दे रहे थे, हम खुद भी बात करते थे कि ये एस्टेब्लिशमेंट इनको धोखा देगी, और एस्टेब्लिशमेंट ने इनको धोखा देना शुरू कर दिया। मैंने जैसे शुरू में कहा कि जो फंसा रहे हैं उनको तो सजा मिलनी चाहिए, असल सजा उसको मिलनी चाहिए जो बार बार एक ही वक्त में, एक ही मौके पर, एक ही तरह से, एक ही शिकंजे में आके फंस जाता है। 48 से हाँ बिल्कुल सही है, ये बात आपकी दुरुस्त है। मुस्लिम लीग नून, आसिफ जरदारी, पीपल्स पार्टी, इनको सजा मिलनी चाहिए कि भाई आपको पता है कि वो इस फितरत के हैं, तो क्यों आप बार बार उनके ऊपर एतबार करके आप फंसते हैं। मोहम्मद एक सराख से 2 बार डसा जाता है। लेकिन मुझे सही बलोच साहब बताइए, आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ जो जाल बुना जा रहा है, शिकंजा, अब आपको पता है कि आज जो नैब में नीलामी हुई उसमें मुसव्वर अब्बासी साहब है, वो काले चैनल के सीईओ बताए जाते हैं, और वो फ्रंट मैन, वो फ्रंट मैन का नहीं है जिक्र, लेकिन ये है कि वो बोली में सबसे आगे रहे। अब वक्त बदलेगा, जनरल कियानी के जब यहाँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, मैं वो रिपोर्टेड चीजें बता रहा हूँ, मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। सईद बलोच साहब जी, उनके फ्रंट मैन का नाम सामने आया था, उनके भाई कामरान कियानी साहब। बाजवा साहब थे तो उनके फ्रंटमैन का नाम सामने आया था मियां मिठू साहब, साबर मिठू, उनके समधी थे उनके साबर मिठू। अब मुसव्वर अब्बासी साहब किसके फ्रंटमैन है? देखिए, आपने ठीक कहा, ये तो वक्त बदलेगा। अभी शायद हमारे पास भी अगर मालूमात हो तो मुमकिन है कि डर खौफ के मारे ना दे, लेकिन आपको पता है कि चीजें बदलती हैं।
और चीजें इतने अमीर हो गए, 48 करोड़ 1 अरब रुपए की जो बोली लगी है उसमें इन्होंने बोली लगाई है यार। सवाल मेरा सादा सा है, नहीं इनके पास माल होगा, अल्लाह देने वाला, उसमें हाँ। कोई वो दो राय नहीं। सवाल ये है कि ये टैक्स कितना देते हैं। हाँ, सवाल देखे ना, आप अगर टैक्स दे रहे हो चंद हजार या चंद लाख और मुआहदे आप कर रहे हो, खरीदारियां बोलियां आप लगा रहे हो करोड़ों में, पैसा कहाँ से आया? तो ये एक छोटी सी चीज है। एफबीआर अगर इन चीजों की छानबीन कर ले तो मेरे ख्याल में गुत्थी इसके साथ तो इसके साथ जो जुड़ी खबर है ना वो इसी के साथ, वो खबर ये है कि जरदारी साहब, आपको पता है कि जो जाली बैंक अकाउंट वाला मामला था, शरीके मुलजम के तौर पर है लिखे हुए मलक रियाज, आज भी नायब लिखता है शरीके मुलजम। जो प्ली बार्गेन हुआ था 9 केसेस में, उसमें शरीके मुलजम लिखा गया था। मतलब ये ओमनी ग्रुप और जाली अकाउंट्स में शरीके मुलजम है जरदारी साहब। जी। ये उनके गिर्द जो जाल बुना जा रहा है, क्या ये 18वीं आईनी तरमीम को अनडू करने है ना? और खबर ये भी है कि एनएफसी अवार्ड के वाले से उन्होंने कहा कि जी हम ये नहीं कर रहे देंगे। देखें, बिल्कुल आसिफ जरदारी साहब फंस चुके हैं और ये चीज़ें इनको बहुत पहले समझ लेनी चाहिए थी। अब फार्म 47 की जो असम्बली बनाई गई, अब इसमें मैं शर्तिया बात करता हूँ कि आसिफ जरदारी साहब के दाएं बाएं जब ये देखेंगे ना, इनके साथ शायद 3-4 बंदे ही खड़े होंगे, बाकी सारे उन्हीं के साथ हैं, पिंडी वालों के साथ, जिन्होंने इनको फार्म 47 पर वो लेके आए हैं। नून लीग तो 17 कहते थे, 17 भी नहीं निकलेंगे। शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ में से अगर जब शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट आप यार फार्म 47 की बात कर रहे हैं, मैं खबर देता हूँ आपको कि खैबर पख्तूनख्वा से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग जीते हैं जनवन बुनियादों पर, उन्होंने फार्म 45 पैसे दे के लिए, फार्म 45 पैसे देकर लिए हैं। जी। ये खबर जनवन बुनियादों पर दे रहा हूँ कि उन्होंने इस शर्त पर कि हमने असेंबली में जाना है, जीती हुई रशीद फार्म 45 पैसे देकर लिए जी। तो ये हालात थे इस मुल्क में जमहूरियत के अंदर। अब आसिफ जरदारी साहब के गिर्द शिकंजा हो चुका है, कसा जा चुका है और ये चीजें इनको पता था कि ये इनके साथ आगे यही होगा। उसकी वजह क्या, मैं इसको आपका पस मंजर बताता हूँ कि इन्होंने जानबूझ के, जो मैंने बात की ना कि इनको सजा मिलनी चाहिए, वो इस वजह से कि राहील शरीफ साहब के दौर में ना, राहील शरीफ साहब के दौर में ये बाकायदा सोच बताई जाती है कि डेवलप हो चुकी थी हमारी फौज के अंदर कि यार ये 18वीं तरमीम के जरिए ना कुछ चीजें बहुत गड़बड़ हो गई। जी सूबों के पास बहुत ज्यादा चीजें चली गई हैं, और ये वफाक जो है ना पीछे, ये बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा है। तो उसके बाद फिर ये आवाजें उठना शुरू हुई कि 18वीं तरमीम जो है उसमें कुछ रद्दोबदल होना चाहिए, कुछ चीजें वापस होनी चाहिए। अभी चंद रोज पहले वजीर आजम साहब ने एक कमेटी बनाई और मकसद उसका क्या था कि 18वीं तरमीम में जो चीज़ें दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रही, उनको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, वो वापस की जाए या उनमें बेहतरी की जाए या उनके अंदर कुछ तरमीम करके उनको मज़ीद शफाफ या थोड़ा सा बेहतर बनाया जाए ताकि जो उसका एग्जीक्यूशन है 18वीं तरमीम की वो ज़रा बेहतर हो। अब आसिफ जरदारी साहब देखें, सारी ज़िंदगी वो 18वीं तरमीम या सूबाई खुद मुख्तारी का वो सहारा लेते रहे हैं। उनके खिलाफ जब भी नैब के मुकदमात बने तो वो उन्होंने हमेशा सिंध के अंदर पनाह ली, क्योंकि 18वीं तरमीम के तहत अब वफाक को सूबों के अंदर भी कोई कार्रवाई करने के लिए अगर आइन कानून के मुताबिक चलें तो ज़रा मोहतात रहना पड़ता है वफाकी इदारों को। लेकिन जैसा कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, वो अगर आपने सलूक करना हो जो पीटीआई के साथ, वो फिर आप कहीं पर भी घुस जाएं, कहीं पर भी पकड़ें, कहीं पर भी मारें, साबिक वज़ीर आज़म का घर तोड़ें, ये जो मर्जी करें, कौन पूछ सकता है। तो आसिफ जरदारी साहब फंस चुके हैं। अब आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ देखें ना, पिछले दिनों खबर चलवाई गई कि वो जो 6 नहरों वाली खबर थी, वो खबर पीपल्स पार्टी ने सिविलियन साइड से वो लीक की गई है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये जो एस्टेब्लिशमेंट की अस्करी की आदत है वो तो उनको बदनाम करना, उनके खिलाफ मुहिम चलवाना था। और ये हसास इदारों ने जरदारी को रास्ते से, जरदारी के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो भी एक मिनिस्टर, एक पावरफुल मिनिस्टर की तरफ से खबर लेके गई थी। जी, वो भी एक, और वो खुद आजकल सितारे उनके गर्दिश में वो जो 2-3 खबरें हैं ना, इस्तीफे वाली भी और ये सारी, ये एक ऐसे वफाकी। अच्छा, मजे की बात यह है कि अभी ताज़ा तरीन खबर ये है कि वफाकी काबीना में से एक वफाकी वजीर जो शहबाज शरीफ साहब के भी करीब समझे जाते हैं, ये एक और ब्रेकिंग न्यूज भी आपको दे दें, उनकी छुट्टी होने वाली है। अच्छा, अफवाहें शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही हैं और बताया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को उनके हवाले से जो रिपोर्ट है वो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ देखिए, अब जस्टिस अमीनुद्दीन भी बड़े मुतर्रक हो गए। अब ये केस लगा है जी, कल इसकी समाअत होनी है, ये इलेक्शन मामलात वाले केस है और सईद बलोच साहब, ये केस 3 रुकनी बेंच बनाया गया है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब। ये कोई 10 के करीब केस है और ये सारे पंजाब असम्बली से मुतल्लिक केस है। 2024 का जो इंतखाबात हुए थे,
किसी में मामला थे, एलिगेशन ऑफ इलीगल एंड करप्ट प्रैक्टिसेस, इलेक्शन डिस्प्यूट रिलेटेड टू जो 2025 में 24 में जो इंतखाबात हुए ना, इंतखाबी उजरदारी के 8-10 मुकदमा। अच्छा, मैंने वो अभी कंफर्म किया आपके ये मैसेज पढ़ते हुए, हुज़ैफा रहमान साहब की बारी आ गई। अच्छा, हुज़ैफा रहमान उन्होंने पिछले दिनों खच मारी है, तो वो उस वजह से सुना है कि रगड़े में आ गए हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब को उनकी बड़ी एक बैड रिपोर्ट, जिसको ना नेगेटिव रिपोर्ट आप कह सकते हैं, वो पेश की गई है। और कभी इम्कान ये है कि उनकी छुट्टी हो। ये आप जब पढ़ रहे थे तो मैंने वो मैसेज आया, मैंने देखा है, तो ये बड़ी खबर है जी, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। जी। अच्छा, तो वो पहले आपको बताया कि ख्वाजा आसिफ साहब शायद थे, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब नहीं है। हुज़ैफा रहमान साहब ने पिछले दिनों जो खच इमरान खान साहब के हवाले से मारी थी, उसके बारे में कहा जा रहा है कि तो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बहुत सारी खच्चे मारी, जिस पर ताकतवर लोग नाराज हो गए थे, नाराज हैं, अभी भी नाराज है। और वो सुनने में आ रहा है कि ये जो अब कहानी शुरू हुई है, सारा कुछ उसी वजह से है कि वो जरा सबक। अच्छा, आप बात कर रहे थे जरदारी के गिर्द। अब जरदारी साहब फंस चुके हैं। जरदारी साहब इस तरह फंस चुके हैं कि इनके खिलाफ नैब के मुकदमात उसी तरह पड़े हैं। मलिक रियाज को जो बाजू घेरने की बातें हो रही है ना, उसमें इमरान खान साहब के हवाले से तो चीज़ें आ ही रही थी सामने, लेकिन अब इमरान खान साहब को ज़रा ये बताते हैं कि इमरान खान साहब को चूँकि तो अलकादर ट्रस्ट केस में सज़ा हो चुकी, और वो सज़ा भी जितनी शिकें थी उनके तहत मैक्सिमम, जो उस मज़कूरा शिकों के तहत जो ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल पनिशमेंट एक तरह से बनती है, उसके तहत उनको 14 साल की सज़ा हो गई। तो अब बताया ये जा रहा है कि इमरान खान साहब वाला तो चैप्टर तकरीबन क्लोज हो गया। तो ये जो मलिक रियाज साहब को अभी भी तैयार किया जा रहा है, राजी किया जा रहा है, उसके पीछे आसिफ जरदारी साहब की कहानी है, क्योंकि सिंध के अंदर आसिफ जरदारी साहब ने जो कुछ किया हुआ है वो अब उनके लिए मसाइल पैदा कर सकता है। बिलावल हाउस ऐसे नहीं मिलते, वो तोहफे ऐसे नहीं तैयार होते, वो बुलेट प्रूफ दीवारें, वो बम प्रूफ दीवारें, वो सारी ऐसे नहीं बनती, उसकी कुछ कीमत अदा की जाती है। आजकल जरदारी साहब बिल्कुल, लेकिन जब आपके पीछे वो पड़ जाते हैं ना, फंसना और फितकड़ा क्या चुना, तो देखें वो जब क्या कहते हैं कि जब आपको पता चल जाए कि कोई चीज़ आपकी तरफ आ रही है, तो फिर वो इंसान ज़रा डर खौफ के मारे खामोश ही हो जाता है। और आसिफ जरदारी साहब आपको पता है, अल्लाह उनको सेहत दे, लेकिन बीमार भी रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा शुगर के मरीज़ भी हैं। वो भिंडी खाते हैं, भिंडी ज़्यादा शौक से है, बल्कि तकरीबन बताया ये जाता है कि सिर्फ भिंडी ही खाते हैं और दीगर चीज़ें वो अवॉइड करते हैं। तो बीमार हैं, कमज़ोर हैं, लेकिन ऐसे मौके पर आकर इस तरह की सूरत हाल में उनका फंसना, ये मेरे ख्याल में कोई नेक शगुन नहीं है। मैं इसलिए कहता हूँ कि सियासतदानों के पास गुज़श्ता 3 साल में 3-4 बड़े मौके थे। अदम एतमाद में अगर ये इस्टेब्लिशमेंट की बजाय इमरान खान के साथ खड़े हो जाते कि कहते इमरान खान साहब आपके साथ सियासी इख्तलाफ भी है, सब कुछ है, लेकिन ये आपके खिलाफ साजिश हो रही है, हम आपके साथ खड़े हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मामले में भी आप जो है ना वो इंसाफ और जो एक नरमी या रहमदिली का एक अंसर है, आप उसका इजहार करेंगे। तो अगर उस वक्त इमरान खान साहब के साथ, उससे पहले भी एक मौका मिला था जब DGI का इंटरव्यू किया था इमरान खान ने, और तारीख में पहले बार हुआ था। देखिए, मैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट में ही हम खड़े हैं, यहाँ सुप्रीम कोर्ट में ना हमारे कोई साफी दोस्त है, मैं उनका नाम नहीं लेता, लेकिन वो कट्टर PTI एंटी PTI थे, कट्टर एंटी इमरान खान। और वो जब इमरान खान साहब ने ये अपना स्टैंड लिया ना कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, DGI अपॉइंट करना मेरा इख्तियार है, मेरी सवाबदीद है, और मैं ये अपॉइंट अपनी मर्जी से करूँगा। फिर आपको पता है 3 जर्नलों के नाम आए, उनके बाकायदा इंटरव्यू हुए और उसमें से फिर एक नाम का इंतखाब किया गया। तो जो लोग इमरान खान के सख्त मुखालिफिन थे, उन्होंने कहा नहीं, हम यहाँ पर इमरान खान के साथ हैं, इसने प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी मनवाने की कोशिश की है और मनवाई है। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि सियासतदानों ने ये ना करते और इमरान खान के साथ खड़े होते तो आज हालात कुछ और होते। फिर दूसरा आपके सामने है, जब इमरान खान साहब के घर पर हमला किया गया तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब आपने इमरान खान के घर का दरवाजा तोड़ के, उनके घर में तोड़ फोड़ करके, अब आपने ये साबित कर दिया है। राणा साहब ने उस वक्त साथ नहीं दिया था, उन्होंने कहा था कि ये काम ना करें आप, कल हम भी ओपोजिशन में होंगे। नून लीग के अभी PTI के जब 26 अरकान को स्पीकर पंजाब असम्बली रेफरेंस भेज रहे थे, तो उसमें भी ये खबर हमने रिपोर्ट भी की थी कि PTI नून लीग के जो सीनियर कुछ रहनुमा हैं, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को इस बात का बड़ी उन्होंने शिकायत की कि ये स्पीकर पंजाब असम्बली का तर्ज अमल दुरुस्त नहीं, आप एक नया दरवाजा खोल रहे हैं, हम PTI को तो हम नहल कर देंगे, आगे सारी जिंदगी हम इसके जरिए मारे जाएंगे और हमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कुछ हो चुका है। जी। तो इसलिए कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी हैं और उनको हमें हाईलाइट करना चाहिए, उनकी सताइश भी करनी चाहिए। लेकिन आसिफ जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, इन्होंने आम इंतखाबात में गलती की, ये सबसे बड़ा बलंडर था कि आपने आवाम के मैंडेट की तौहीन कर दी, जिसकी वजह से कुछ अगर आपकी आवाम में पहले आपके खिलाफ रही थी तो अब आपके साथ नफरत वाले जज्बात पैदा हो चुके हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब तो हम पहले ही कहते थे कि वो भुगत चुके हैं, अब बारी आनी थी इनकी। तो अब वो जो प्यार मोहब्बत पिछले 2-3 साल से चल रहा था, वो सारी चीज़ें अब अपने अख्ताम को आ रही हैं।
जो इमारत इस्टेब्लिशमेंट ने इनके जरिए मिलकर खड़ी की थी, अब वो चौंके खड़ी उन्होंने खुद की है। पता उनको है कि हमने ईंटें कहाँ कहाँ लगाई हैं, तो अब वो एक एक करके ईंटें उन्होंने निकालनी शुरू कर दी हैं और इमारत जो है वो लरजना शुरू हो चुकी है। तो आसिफ जरदारी साहब के इसी मुश्किलात की वजह से, आपको तो पिछले तकरीबन 2-3 हफ्ते से बिलावल साहब गायब थे, महीना बल्कि हो रहा शायद, बिलावल गायब थे, मंजर आम पर नहीं थे। और ये बजट के बाद से कहीं वो चले गए थे और उसकी वजह ये बताई जाती है कि बिलावल साहब किसी सूरत 18वीं तरमीम के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने को तैयार नहीं, कि वो कहते थे कि मैंने बात ही नहीं करनी। वो डटे हुए अभी भी सूबाई खुद मुख्तारी के ऊपर और NFC अवार्ड के ऊपर या 18वीं तरमीम के तहत कुछ जो इख्तियारात हैं सूबों से वो वापस लेने के मामले पर उन्होंने कहा मैंने बात ही नहीं करनी। लेकिन अब जब ये मसाइल बढ़े हैं तो अब सुना है कि वो भी अचानक वापस आए हैं, रज़ा रब्बानी और दिगर के साथ वो, लेकिन वो इसी पर बात कर रहे हैं कि हमने ये काम नहीं करना। एक और चीज भी हो सकती है राजा साहब, सुना ये भी है कि अगर कहीं आसिफ जरदारी साहब के लिए मुश्किलात बढ़ गई और कोई ऑप्शन उनके पास ना हुआ तो इस्टेब्लिशमेंट उनको एक और चीज भी ऑफर कर सकती है, और वो चीज ये ऑफर कर सकती है कि जरदारी साहब हम बिलावल को वजीर आजम बना देते हैं। मेरे ख्याल में इस पर नहीं मानेंगे। बिलावल की सियासत खत्म हो जाती है भाई, वो समझ चुके हैं कि इस वक्त उनकी सियासत है कहाँ? वो नहीं है, सिंध तक तो है ना यार, सिंध में भी नहीं है। अभी देखिए उसके पास मार्जिन बहुत है। मैं आपके पास इत्तेफाक नहीं करूंगा। सिंध में जुल्फकार भुट्टो की वफात के बाद इस वक्त नहीं है सर, सूबाई वज़रा के घरों पर हमले हुए आवाम ने की। मैं मानता हूं, मैं मानता इस वक्त नहीं है। बिलावल इज टू मच यंग इस वक्त, बस 35, 36, 37 साल उसकी उम्र है। 48, बेनज़ीर कितनी 40 साल वो 35 साल की उम्र बड़ी थी। बिलावल 40, 45 ईयर्स की उम्र में नवाज शरीफ बने थे। उसके पास अभी जिंदगी बहुत अल्लाह के इख्तियार में, उसके अभी वक्त है। राजीव गांधी की उम्र में बने, वो भी 35 यंग एज में बने थे। लेकिन ये है कि बिलावल इस तरह वो नहीं करेगा जिस तरह नवाज शरीफ। एक तजवीज मैं आपको जो मेरे, लेकिन अगली खबर की तरफ आएंगे 21-22 मिनट होगी। जी जी, तजवीज अब दे दे फिर खबर की तरफ आते हैं। देखिए तजवीज यही जो मैंने आपको कहा ना कि वो कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी साहब के पास चूंकि ऑप्शंस महदूद होते जा रहे हैं, तो जहां पर उनके पास सिर्फ खोने को ही सब कुछ बच जाए कि भाई आपकी ये भी चीज जाएगी, ये भी जाएगी, ये भी जाएगी। आमिर साहब ने कहा है वो आराम से घर चले जाएंगे और 18वीं तरमीम पर कोई कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सर जिन्होंने, उनकी जरूरत ही नहीं है, किन चक्रों में है, घर जाएंगे तो वो अपना सदर खुद बन जाएंगे फौरन। आपको क्या लगता है ये जो PTI के 60 बंदे तोड़ रहे हैं वो आसिफ जरदारी के लिए कर रहे हैं? नहीं, भाई कहा जाता था ना कि पीपल्स पार्टी ने टोटल 24, नून लीग ने टोटल 17 सीटें जीती हैं। सर ये 17 और 24 भी नहीं निकलेंगे। चलिए आसिफ जरदारी साहब जाएंगे तो 5-7 खबर की तरफ सजे खब्बे होंगे और 3-4 नवाज शरीफ साहब के साथ होंगे। शेर अफजल मरवत ने किया जी वो स्टाम्प पेपर वाला मामला के एक स्टाम्प पेपर साइन करने चुटकी मार के खान साहब, वो तो असद कैसर साहब ने भी 3-4 दिन पहले कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर इमरान खान साहब आज राजी हो ना तो 1 घंटा नहीं लगेगा, 1 घंटा नहीं लगेगा। अब मसला ये है कि इमरान खान कैद नहीं है। ये कैद आपने कभी कोई ऐसा कोई कैदी देखा है कि वो दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा के बाहर खड़े हुए लोगों को कैद कर दे? इमरान खान जेल में बैठकर इस पूरे जो सियासत है ना, इन सियासतदानों को इमरान खान ये बाहर खड़े हैं, ये कैद वो अंदर बैठे हैं, लेकिन कैद ये हैं, वो आजाद है, ये वो आजाद है। तो ये उसके पास जा रहे जनाब। वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट फंसी हुई है। सबसे बड़ी बात ये है कि राना सनाउल्लाह साहब ने एक बात की थी, उन्होंने कहा था कि 6 महीने होते हैं टोटल। 6 महीने में आपको ये पता चल जाता है कि जेल सियासतदान को खा गई है या सियासतदान जेल को खा गया है। तो इमरान खान जेल को खा गया, बल्कि निगल गया, ठीक है ना, और उसने डिकार भी नहीं मारा। तो अब इनके पीछे, इनके पास ऑप्शन कोई नहीं। अब देखे ना, सवाल क्या पैदा होता है, यार कब तक इमरान खान को रखेंगे, कब तक रखेंगे? मान तो वो रहा नहीं है, टूट वो रहा नहीं है, पार्टी, बीवी, अहलिया, उनकी बहनें, उनका भांजा, सब कुछ आपने करके देख लिया, नहीं मान रहा। अब उनके बेटे आएंगे, आप उनको भी गिरफ्तार कर लें, वो फिर भी नहीं मानेगा। उसका जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया क्या है? 2 बेटे हैं, 2 बेटे। तो अगर उसके बावजूद इमरान खान कंप्रोमाइज ना करे तो मुझे बताएं फिर आपको, मेरे ख्याल में उसके बाद जो इस्टेब्लिशमेंट के पास फिर एक ही हल है, वो ये है, वो जो चुटकी बजाने वाली, वो तो इमरान खान, पता है ना आपको, पिछले दिन कहा कि वो गंडापुर साहब एक तजवीज लेके गए थे पिछले साल, जो पहली बात के 3 साल के लिए उन्होंने जूता उतार लिया कि तेरी ऐसी की तैसी, तू ये तजवीज लेके कैसे आया मेरे पास? तो पीछे इनके पास ऑप्शन पता है क्या बचेगा? ये जाएं इमरान खान के पैरों में जाके नाक रगड़े, माफी मांगे, पांव पकड़ने और कहें कि माफ कर दें और यहाँ से बाहर चलें, हमें माफ कर दें, बाकी आपने जो मर्जी करना है करें। और देखिएगा एंड पे जाके ना
सिर्फ गर्दनें बचाने पर बात आएगी हाँ। और कुछ किसी के पल्ले नहीं बचा। ऐसा ही है, बिल्कुल तो ये मामलात हालात तरफ- उसी तरफ जा रहे उसी हैं। तरफ जा रहे हैं। जरदारी साहब भी समझ चुके हैं गेम जो है ना, जो इन्होंने बिसात बिछाई हाथ थी, से निकल अब वो लपेटने की बिल्कुल ऐसा। तैयारियां शुरू हो चुकी। और जैसे मैंने कहा कि इमारत चौंक एस्टैब्लिशमेंट हाँ। ने खुद खड़ी की है, अब वो एक एक ईंट निकाल रहे हैं वो धड़ाम से वो गिर और रही वो है। हिलना शुरू हो मतलब चुके ये बोझ अपना खुद ही बर्दाश्त हैं। नहीं जी कर जी सकती जी जी है। बिल्कुल यही बात। तो नाज़रीन, ये थी ताज़ा ट्रेंड जो हमने आपके सामने रखी है। मुझे और सईद बलोच साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।